नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है NCERT पर आधारित पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हमने लिए हैं और यहाँ उन टॉपिक को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं और आज का जो हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वो किस विषय पर है। तो जो आज का हमारा पर्यावरण अध्ययन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जीव जंतुओं की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बहुत ही अच्छा वीडियो है और यहाँ वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप जब सीटेट के प्रवेश क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं जीव जंतुओं की कुछ प्रमुख विशेषताओं से संबंधित बातें पर्यावरण अध्ययन के पार्ट में पूछी जाती है और यहाँ उन्हीं को हम बारी बारी से कवर करेंगे और एक एक करके कुछ जीवों को यहाँ हमने शामिल किया है। और यदि आपको इस प्रकार का वीडियो पसंद आए तो हम अगला वीडियो जरूर और लेकर आएंगे, इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए पहले इसी पार्ट को हम समझते हैं और देखते हैं कौन कौन से जीवों को आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है और साथ ही उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हमने लिया है चींटी को। देखिए चींटी से संबंधित भी प्रश्न जो है कभी कभी आते हैं और चींटी के अंदर क्या ऐसी विशेष बात होती है, तो चलिए इसकी विशेष बातों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जब चींटियाँ जब चलती है तो आपने देखा होगा चींटियाँ जो होती है एक के पीछे इस प्रकार से कतार में चलती है। देखिए चींटियों की आँखें नहीं होती है और उसके बावजूद भी आपने देखा कि वो सभी एक कतार में ही क्यों चलती है। तो उसका जो रीज़न होता है कि जो आगे वाली चींटी होती है ये कुछ गंध को छोड़ती है और उसी गंध को सूंघ करके उसके पीछे वाली चींटी उसके पीछे चलती है। ये चींटी जो गंध छोड़ेगी उसके पीछे वाली चींटी से सूंघ करके आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा एक गंध छोड़ी जाती है और उसी गंध को सूंघ करके पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है और जिससे वो आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पर बात करते हैं आगे की जो चींटियाँ आपने देखी है वो लाल और काली दोनों प्रकार की आपने देखी हैं, जिसमें लाल चींटियाँ जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होती है। और इस प्रकार का जो प्रश्न है आपने ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में देखा होगा कि चींटियों का जो डंक होता है, जब चींटियाँ हमें काट लेती है तो उनके विष जिसे हम कह सकते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसके अंदर जो होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। देखिए आपको यहाँ पर फार्मिक अम्ल का सूत्र भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी आपको शब्द ना मिल करके उसके सूत्र के रूप में विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फार्मिक अम्ल जिसे हम HCOOH कहते हैं, इसे मैथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैथेनोइक अम्ल ये इसका यूपीएससी नाम है, तो मैथेनोइक अम्ल भी इसे कहते हैं। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे चींटी हमें कभी काट लेती है तो उस स्थान पर हम क्या लगाते हैं, तो ये एक प्रकार का अम्ल है और इस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम जहाँ चींटी हमें काट लेती है, ततैया आदि जो ऐसे कीट काट लेते हैं, तो वहाँ पर हम किसी क्षार का प्रयोग करते हैं और क्षार जो होता है वो इस अम्ल को उदासीन कर देता है। तो जैसे हम चूना जो होता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बुझा हुआ चूना, ये भी प्रयोग करते हैं इनके काटने के स्थान पर, चाहे चींटी हो या ततैया हो। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार से संबंधित जो प्रश्न है ये पूछते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए चींटी और इंसान दोनों ही ऐसे जीव होते हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो भोजन को इकट्ठा करती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फ्यूचर में अपने भोजन की व्यवस्था बना के रखता है, उसी प्रकार से चींटियां अपने बिलों के अंदर वर्ष भर के खाने के लिए भी कुछ इंतजाम करके रखती हैं। और चींटियां जो होती है वो सामाजिक कीट हैं और समूह में कॉलोनी में ये रहती हैं। तो देखिए इनकी गंध से संबंधित जो प्रश्न है आपको ध्यान रखना है कि चींटियां एक ही कतार में क्यों चलती है, तो उसका रीज़न होता है कि ये आगे वाली चींटी जो होती है कुछ पदार्थ गंध ऐसी छोड़ती है जिससे पीछे वाली चींटी सूंघ करके उसके पीछे चलती है। और यहाँ पर आगे बात करते हैं, क्या आपने कभी चींटियों को सोते हुए देखा है? मैंने तो अभी तक चींटियों को सोते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जब देखते हैं चींटी हमेशा निरंतर चलती ही रहती है और अपने कार्य को हमेशा करती ही रहती है। तो निश्चित यहाँ पर चींटी से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।
आगे बात करते हैं जो चींटियाँ होती है, इन चींटियों का यहाँ पर जो वैज्ञानिक नाम है, तो यहाँ पर इनका वैज्ञानिक नाम जो है वो मैंने लिख दिया है। आपको यदि ध्यान रखना है तो आप इसे रख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके बारे में देने की कोशिश यहाँ पर की है। तो फॉर्मेसिडी जो इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए बात करते हैं अगले अनोखे जीव की, और अगला अनोखा जीव जो है हमारा वो है मच्छर। जी हाँ, मच्छर से संबंधित प्रश्न जो है कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं, और बात करते हैं इसके कुछ विशेषताओं की। तो देखिए, मच्छर जो होता है ये हमारे शरीर की गंध, और ख़ास करके हमारे जो पैर होते हैं उन पैरों के तलवे की गंध को सूंघ करके हमें ढूंढ लेता है। हमें क्यों ढूंढ लेता है? क्योंकि उसे हमें काटना होता है। तो वो हमें काटने के लिए हमें हमारे जो पैर होते हैं पैरों के तलवे की गंध से हमें ढूंढ लेता है। और हम मच्छर जो है हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। इस प्रकार से भी ये हमें पहचान लेता है। और सबसे पहले जो है रोनाल्ड रास ने ये बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रोनाल्ड रास को। तो रोनाल्ड रास ने ये जानकारी सबसे पहले बताई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है मलेरिया से संबंधित। मच्छरों से मलेरिया बीमारी होती है, और मलेरिया जो है ये एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी से होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो क्योंकि चैप्टर हमारा यहाँ पर जो बात है वो मच्छर से संबंधित है, तो हम यहाँ मच्छर से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है उसको इसमें शामिल कर रहे हैं। तो प्लाज्मोडियम कारक को भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि मलेरिया परजीवी का जो कारक होता है वो क्या है, तो प्लाज्मोडियम वो कारक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मलेरिया परजीवी का जो वाहक मच्छर होता है वो होती है मादा एनाफिलीज। और मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसी के काटने से मलेरिया होता है, नर मच्छर के काटने से नहीं होता है। और इस मादा एनाफिलीज के पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं, ये इसकी यहाँ पर पहचान है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से मच्छर जो होते हैं इनसे और भी बीमारियां जो होती हैं, उन बीमारियों से संबंधित कभी कभी प्रश्न रख दिया जाता है। जैसे मान ली जाए कि आपसे प्रश्न रखा जाए यहाँ पर कि भाई बताइए हाथी पांव बीमारी जो है वो किससे होती है, तो यहाँ पर निश्चित हमारा उत्तर आएगा मच्छर, क्योंकि मच्छर जो होता है उसी के काटने से ये बीमारी हमें होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके अंदर प्रमुख बीमारी जो है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी और इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस, चिकनगुनिया आदि ये प्रमुख बीमारियां हैं। अब देखिए इसी में हाथी पांव भी शामिल है। अब हाथी पांव यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, तो उसका रीज़न आप समझिए कि जो फाइलेरिया होती है ना उसी बीमारी को हम हिंदी में हाथी पांव कहते हैं। तो कभी कभी हमारे सामने हाथी पांव विकल्प रखा जाए या फिर फाइलेरिया रखा जाए तो समझ जाइएगा कि दोनों एक ही हैं। तो फाइलेरिया ही हाथी पांव है, बस ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। मच्छर जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कलीसिडी। तो कलीसिडी यहाँ पर इसका जो साइंटिफिक नेम है ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले हमारे अनोखे जीव की, जो कि है कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, कुत्ता जो है इसका साइंटिफिक नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइंटिफिक नेम लिखा है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरियस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब चलिए बात करते हैं इसकी अगली विशेषताओं की। क्या इसके अंदर विशेषताएं होती हैं? यह अपने आप में बहुत ही अनोखा जीव, वफादार जीव है, क्योंकि ये विशेषताओं से बहुत ही भरा हुआ जीव है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने कुत्ते को देखा होगा, जब भी कुत्ता जगह जगह पर जाता है किसी भी रास्ते पर, तो वो हमेशा मल मूत्र को त्यागता रहता है। अब मल मूत्र को त्यागने के पीछे उसका जो कारण होता है वो क्या होता है, तो देखिए जब कुत्ता जो होता है किसी अनजानी जगह पर जाता है तो इसकी सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो सड़क पर कुत्तों की अपनी जगहें बटी होती है, मतलब इनका अपना इलाका होता है, कह सकते हैं हम जगह बटी होती का मतलब इलाका होता है। और जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि वो उसके इलाके में बाहर से आया हुआ कुत्ता है, या कुत्ता जो है वो पहचान लेता है कि ये इलाका किसी दूसरे कुत्ते का है, और जब कोई कुत्ता बाहर जाता है तो उसके मलमूत्र त्यागने से ये भी होता है कि वो रास्ता नहीं भूलता है और वो उसी गंध को सूंघ करके वापस आ जाता है।
तो ये इसकी विशेषता होती है सूंघने की शक्ति के कारण। तो आपने सुना होगा जैसे इलाका जो होता है ये कुत्तों का बटा होता है, तो कुत्ते का अपना अपना इलाका होता है, और बाहरी कुत्ते को जब आ जाते हैं बाहरी कुत्ते तो उससे भी सूंघ कर वो पहचान कर लेते हैं उसकी गंध को भी कि यहाँ पर बाहरी कुत्ता आया है। और आपने देखा होगा किसी इलाके में कोई दूसरा कुत्ता जब आता है तो वो कुत्ते सब एक साथ उस इलाके में जो होते हैं वो भौंकने लग जाते हैं और उसे भगाने का प्रयास करते हैं। आगे बात करते हैं सर्वाहारी जानवर। तो कुत्ता जो होता है ये सर्वाहारी जानवर होता है। ये रोटी, ब्रेड, बिस्किट और मांस सभी प्रकार की चीज़ों को ये खाता है, तो सर्वाहारी जानवर के अंदर ये आता है। चलिए अगली विशेषता की बात करते हैं कि कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता होती है वो मनुष्य से कई गुना अधिक होती है, और इसी कारण से इनका उपयोग जो होता है पुलिस और आदि जो टीमें होती हैं जो किसी भी क्रिमिनल केस की जांच करती है तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा इनकी सूंघने की शक्ति होती है। अब इसी प्रकार से एक और प्रश्न है जो हमारे टॉपिक से तो नहीं है परंतु बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया जानवर जो था वो भी कुत्ता ही था, और ये आपने देखा इस कुत्ते का जो नाम था कुत्ता था, और वो एक मादा कुत्ता था जिसे हम कुतिया भी कहते हैं, और कुतिया जो थी उसका नाम था लैका या लाइका बोल देते हैं कभी कभी इसे कुछ लोग, तो लैका लाइका आप जो भी बोलना चाहें वो उसका नाम था। और 1957 में यह इसको भेजा गया था, और ये भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में। जी हाँ, जब अंतरिक्ष में भेजने की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले इसी जानवर कुतिया को, लाइका को वहाँ पर भेजा गया था, प्रैक्टिकल के रूप में उसे भेजा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। जो कुत्ता जो होता है, इस कुत्ते या अन्य कुछ पशु होते हैं, और इन पशुओं जैसे भेड़िया, लोमड़ी, सियार, बंदर आदि ये जब काट लेते हैं तो इनसे रेबीज़ नामक जो बीमारी होती है वो बीमारी होती है। अब देखिए रेबीज़ की जो बीमारी होती है तो यहाँ पर इस एक वायरस के कारण होती है, और ये वायरस जो है ये रेबीज़ का ही वायरस होता है, और वो इन जीवों की लार के अंदर मौजूद होता है, और इनके काटने से वो वायरस लार के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। चलिए बात करते हैं अगले जीव की जो कि पक्षी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पक्षियों की, और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पक्षी होते हैं, ज़्यादातर पक्षी की जो आंखें होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है। मतलब यहाँ आप एक पक्षी को देख रहे हैं तो आप एक साइड से देख रहे हैं तो इसकी एक आंख ही आपको दिख रही है, दूसरी आंख दूसरी तरफ है। अब उसकी जो वजह होती है कि पक्षी जो होते हैं दोनों आंखें सिर के दोनों तरफ होती है और हमारी आंखें सामने होती है। तो यहाँ इसका कारण होता है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। एक आंख से इस साइड का देखते हैं, दूसरी आंख से उस साइड का देख लेते हैं, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें जो होती ना वो एक ही चीज़ पर होती है। और ज़्यादातर पक्षी जो होते हैं ना वो अपनी आँखों की पुतलियों को घुमा नहीं पाते। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इससे संबंधित बात प्रश्न के रूप में आपने प्रीवियस ईयर में ज़रूर देखी होगी। उसकी जो वजह होती है क्यों नहीं होती, पुतली क्यों नहीं घूम सकती, तो ये पक्षी हैं और इनकी जो थोड़ी सी आँख की बनावट होती है वो कुछ अलग होती है। तो ये अपनी गर्दन को ही हिला डुला करके घुमा करके आसपास की चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये अपनी गर्दन को ही घुमा लेते हैं, और आपने किसी पक्षी पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा वो हमेशा गर्दन को इधर उधर घुमाता ही रहता है। आगे बात करते हैं, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो इन्हें चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है कि वो चीज़ें वो वस्तु इनसे कितनी दूरी पर है। और जब पक्षी अपनी दोनों आंखों को अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उससे उनका देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो उनका जो दायरा होता है उसका विस्तार हो जाता है, दोनों आंखों से अलग अलग देखते हैं। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर हम चील और बाज। अब यहाँ पर मैंने बाज का चित्र लिया है तो इसका मतलब मैं सिर्फ बाज के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पक्षियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
आगे अगली बात यहाँ पर करते हैं, चील और बाज से संबंधित प्रश्न आता है और चील और बाज गिद्ध आदि जो होते हैं ये हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। इसी क्रम में अगली जो बात आ रही है वो आ रही है, जैसे दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंगों को देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। अब इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जो जानवर रात को जगते हैं, रात में घूमते फिरते रहते हैं, तो वो चीजों को कैसे देखते हैं, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और काली देखते हैं। और इसी में उल्लू और आप दूसरे जीव जैसे चमगादड़ वगैरह जो रात्रि में जगते हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ये इनकी विशेषता होती है और ये वो पॉइंट है जहां से प्रश्न आपका बनता है। तो ऐसे ही आपको इन जीवों की विशेषताओं को ध्यान में रखना है, और क्योंकि इन्हीं विशेषताओं के ऊपर ही आपके प्रश्न बनेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम बहुत ही अलग विचित्र जीव की, जो कि है स्लॉथ। और स्लॉथ जो है आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से पेड़ों से उल्टा लटका रहता है। ये जीव पेड़ों से उल्टा लटका रहता है। अब ये दिखने में थोड़ा सा भालू के जैसा लगता है, पर ये भालू नहीं है। तो स्लॉथ जो होता है ये दिखने में भालू जैसे होते हैं, पर वास्तव में ये भालू नहीं होते हैं। और स्लॉथ जो होता है ये दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ों से उल्टे लटक करके अपनी मस्ती में सोते रहते हैं, और इन्हें सोना बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत सुस्त जीव होता है और ये पैर पर हमेशा उल्टा लटक कर ही सोते हैं। और देखिए इनकी एक और विशेषता होती है कि ये सप्ताह में जो है एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब मलमूत्र त्यागने के लिए सप्ताह में एक दिन ये नीचे आते हैं, और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते को खा करके अपना पेट भरते रहते हैं। और 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है लगभग, और इस 40 वर्ष में ये केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब 8 पेड़ों पर जब तक उस पेड़ के पूरे पत्ते नहीं खा जाते तब तक उस पेड़ पर लटकते रहते हैं और उसके पत्ते खाते रहते हैं, और जब उस पेड़ के पूरे पत्ते खा जाते हैं फिर ये अगले पेड़ पर चले जाते हैं। इस प्रकार से अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ को बदलने की तकलीफ उठाते हैं, और जीवन काल इनका 40 वर्ष है, तो आप एवरेज लगा सकते हैं यहाँ पर लगभग ये 5 वर्ष तक एक पेड़ पर ही टिके रहते हैं। तो बहुत ही अनोखा जीव है। ये कितने घंटे सोता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले जीव की, और अगला हमारा जो महत्वपूर्ण जीव है वो है बाघ, जिसे हम टाइगर भी कहते हैं। इसकी विशेषताएं और इससे संबंधित प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। देखिए हमने देखा बाघ की विशेषताएं, तो बाघ जो होता है ये अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। कब? अंधेरे की बात यहाँ पर की जा रही है। और बाघ की जो मूछें होती है ना, वो हवा में हुए कंपन तक को भी भाप लेती है, और जो कि उसे शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है, और वो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ की मदद को मिलती है। आगे बात करते हैं, बाघ जो होता है इसकी जो मौके के अनुसार ये अपनी आवाज को बदलता रहता है, और बाघ की जो गर्जना होती है वो 3 किलोमीटर तक भी सुनी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि 3 किलोमीटर तक ये आवाज इसकी सुनी जा सकती है। और बाघ जो है हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने तक जो हुई आवाज, उसमें भी ये अंतर को पहचान सकता है। तो कहने का मतलब है सुनने, देखने और इन सभी विशेषताओं से भरपूर है बाघ। और बाघ के दोनों कान जो होते हैं वो बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। तो इसके कान जो होते हैं थोड़े से घूमने वाली प्रवृत्ति के भी होते हैं। और इसी से संबंधित छोटा सा पॉइंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि उत्तराखंड में है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है। चलिए बात करते हैं अगले जीव के। तो अगला जीव यहाँ पर है सांप। देखिए सांप जो होता है ये, इसके कान नहीं होते हैं, परंतु फिर भी ये आवाजों को सुन लेता है।
अब ये कैसे सुन लेता है? तो इसके कान नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी ये जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है, क्योंकि जमीन पर जब रेंगता रहता है तो उसे ये सुन सकता है, महसूस कर सकता है। और जो सांपों को पकड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हम अपने क्षेत्रों में सपेरे कहते हैं या फिर कालबेलिया भी कह देते हैं। तो ये क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर उस लोगों को क्या कहता है, पर ज्यादातर आप इस नाम को सुन सकते हैं, सपेरे या कालबेलिया। आगे हम बात करते हैं इसी से जुड़ी हुई नाग गुम्फन। ऐसे डिजाइन है रंगोली कढ़ाई जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार के डिजाइन है, रंगोली डिजाइन, जहाँ की दीवारों आदि को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कालबेली जो होते हैं, नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, मतलब ये ऐसी मुद्राएं बनाते हैं। और सांप जो है उसको बीन बजा करके, और जो बीन होती है उससे संबंधित भी प्रश्न आ जाता है कि बीन किस चीज की बनी होती है। तो देखिए, बीन जो होती है तुम्बा, खंजरी आदि और सूखी लौकी जो होती है, इनसे बीन बनाए जाते हैं। और बीन को बजाने से सांप जो है उसकी गति को, अब कान तो उसके है नहीं, परंतु फिर भी उस कंपन को महसूस करता है, उस कंपन को पहचानता है। और यहाँ पर अगली जो बात आ रही है वो आ रही है, हमारे देश में पाए जाने वाले जो सांप है उसमें 4 तरह के सांप जो होते हैं और ये जहरीले होते हैं। और उनके नाम कुछ इस प्रकार से: नाग, करेत, दुबैया, बफाई आदि। और जब सांप किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत जो होते हैं, अब 2 से मतलब यहाँ ऊपर नीचे की बात नहीं की जा रही है, 2 खोखले दांत जहर वाले होते हैं, और जो दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है और जहर, और जब उसका विष व्यक्ति को चढ़ा जाता है तो वहां पर उसके इलाज के लिए हम सीरम का प्रयोग करते हैं। और जो सीरम होती है ये भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, क्योंकि जहर से ही जहर को काटा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न हमारा बनता है कि सांप की कान नहीं होती फिर भी वो कैसे सुन लेते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार से वो सुनते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ जीवों की विशेषताएं और उनमें जो विशेष बात थी, इनसे संबंधित ये पार्ट आज हम लेकर आए थे। और इनमें ये टॉपिक थोड़ा सा और भी विस्तार है, इसके अंदर बड़ा है, तो यहाँ पर हमने ज्यादा जीवों को शामिल नहीं किया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आपको यदि इस टाइप का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और सेकेंड पार्टी जो है वो बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।